प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है कि आप अपने परिवार सहित स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम पौधों में परिवहन के अध्ययन के क्रम में यह जान चुके हैं कि पौधे विभिन्न अकार्बनिक तत्वों जैसे आयन एवं लवणों को अपने आसपास के पर्यावरण से, खास तौर पे हवा, पानी तथा मृदा से लेते हैं। इन पोषकों की गति पर्यावरण से पौधों में तथा एक पौधे की कोशिका से दूसरे पौधे की कोशिका तक आवश्यक रूप से झिल्ली के आर पार परिवहन के द्वारा होती है और कोशिका झिल्ली के आर पार परिवहन विसरण, सुसाध्य परिवहन या सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। पदार्थों का विसरण उनके आकार तथा उनके जल में या कार्बनिक विलयन में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों, आज हम पौधों में परिवहन के संदर्भ में पादप जल संबंध का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अतः आज के सत्र के हमारे अधिगम उद्देश्य रहेंगे पादप जल संबंध की व्याख्या करना, जल विभव, विलेय विभव या विलेय अंतःशक्ति तथा दाब विभव या दाब अंतःशक्ति को परिभाषित करना, परासरण को परिभाषित एवं प्रदर्शित करना, परासरी दाब तथा परासारी विभव में अंतर स्पष्ट करना, परासरण की दिशा एवं गति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना, विसरण तथा परासरण में अंतर स्पष्ट करना, छात्रों में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना। इसके साथ साथ जीविक ज्ञान के अध्ययन में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में सहसंबंधित करना व अनुप्रयोग में लाना, ये हमारे अधिगम उद्देश्य रहेंगे। सबसे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि पौधों के शारीरिक क्रियाकलाप के लिए जल अनिवार्य है और यह सभी जीवित प्राणियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसमें अधिकांश पदार्थ घुलनशील होते हैं। छात्रों, क्या आपको मालूम है कि जीव द्रव्य में हजारों तरह के अणु पानी में घुले होते हैं और निलंबित रहते हैं। उदाहरण के लिए आपने तरबूज तो देखा ही होगा। आपको मालूम है एक तरबूज के अंतर्गत 92% से अधिक भाग पानी का होता है तथा ज़्यादातर शाकीय पौधों में शुष्क पदार्थ केवल 0 से 5% होता है और बाकी सारा का सारा जल होता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि एक पौधे में जल का वितरण भिन्न भिन्न होता है। काष्ठ वाले भाग में थोड़ा कम और नरम भाग में ज़्यादा होता है। एक बीज सूखा सा दिख सकता है परंतु फिर भी उसमें पानी की कुछ न कुछ मात्रा तो होती ही है, अन्यथा वह जीवित नहीं रहेगा और श्वसन भी नहीं कर पाएगा। स्थलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में उड़ जाता है। मक्के का एक परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी अवशोषित करता है, जबकि सरसों का पौधा लगभग 5 घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है। पानी की इस उच्च मात्रा की मांग के कारण यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कृषि एवं प्राकृतिक पर्यावरण में पौधे की वृद्धि एवं उत्पादकता को सीमित करने वाला सीमाकारी कारक प्रायः जल ही होता है। पादप जल संबंध की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष मानक शब्दों जैसे जल विभव, विलेय विभव या विलेय अंतःशक्ति तथा दाब विभव या दाब अंतःशक्ति आदि की समझ पादप जल संबंध के अध्ययन को आसान बना देती है। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। जल विभव जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है। विलेय विभव या विलेय अंतःशक्ति तथा दाब विभव या दाब अंतःशक्ति जल विभव को सुनिश्चित करने वाले 2 मुख्य कारक हैं। जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। द्रव तथा गैस की अवस्था में वे अनियमित गति करते हुए पाए जाते हैं। यह गति तीव्र तथा स्थिर दोनों तरह की हो सकती है। किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें अधिक गति ऊर्जा तथा जल विभव होगा। अतः यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जल में सबसे ज़्यादा जल विभव होता है।
यदि कोई दो अंतर्विष्ट जल तंत्र संपर्क में हो तो पानी के अणु के अनियमित गति के कारण जल के वास्तविक गति की त्वरित गति ज़्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग में होगी। अतः पानी उच्च जल विभव वाले अंतर्विष्ट जल के तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर जाएगा। पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा की प्रवणता के अनुसार होती है और विसरण कहलाती है। जल विभव को ग्रीक चिन्ह साई या आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं स्काई से चिन्हित किया गया है। इसे पास्कल्स जैसी दाब इकाई में भी व्यक्त किया गया है। परंपरा के अनुसार शुद्ध जल के जल विभव को एक मानक ताप पर जो किसी दाब में नहीं है पर शून्य माना गया है। यदि कुछ विलेय शुद्ध जल में घोले जाते हैं तो घोल में मुक्त पानी के अणु कम हो जाते हैं, जल की सांद्रता और उसकी स्वतंत्र ऊर्जा घट जाती है और जल विभव भी कम हो जाता है। इसीलिए सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है। इस निम्नता का परिमाण एक विलेय के द्रवीकरण के कारण है, जिसे विलेय विभव कहा जाता है। साई एस सदैव नकारात्मक होता है। जब विलेय के अणु अधिक होते हैं तो साई एस अधिक नकारात्मक होता है। वायुमंडलीय दबाव पर विलेय या घोल का जल विभव साई एस बराबर विलेय विभव अर्थात साई एस होता है। यदि घोल या शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव लगाया जाए तो उसका जल विभव बढ़ जाता है। यह एक जगह से दूसरी जगह पानी पंप करने के बराबर होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर के किस तंत्र में दाब निर्मित होता है? ये एक अच्छी सकारात्मक सोच है और आप इस पर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। जब विसरण के कारण पौधे की कोशिका में जल प्रवेश करता है और वह कोशिका भित्ति की ओर बढ़ा देता है और कोशिका को स्फीत बना देता है अर्थात फुला देता है, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे टर्जिट कर देता है, यह दाब विभव को बढ़ा देता है। दाब विभव ज़्यादातर सकारात्मक होता है। हालांकि पौधों में नकारात्मक विभव या जाइलम के जलखंड में तनाव एक तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दाब विभव को हम साई पी से चिन्हित करते हैं। कोशिका का जल विभव विलेय एवं दाब विभव दोनों ही से प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच संबंध इस प्रकार से होता है साई एस बराबर साई एस धन साई पी। पौधे की कोशिका झिल्ली या एक कोशिका भित्ति से घिरी होती है। यह कोशिका भित्ति जल एवं विलयन में पदार्थों के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है, अतः यह परिवहन या गति के लिए बाधक नहीं होती है। एक पौधे की कोशिकाओं में प्रायः एक केंद्रीय रसधानी होती है, जिसका रसधानी युक्त रस कोशिका के विलेय विभव में भागीदारी करता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा रसधानी की झिल्ली योनोप्लास्ट दोनों एक साथ कोशिका के भीतर एवं बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। परासरण विशेष रूप से एक विभेदक वर्णनात्मक या पारगम्य झिल्लिका के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। जल अपने उच्च रासायनिक विभव या सांद्रता से निम्न रासायनिक विभव में तब तक संचारित होता है जब तक कि साम्यता पर न पहुंच जाए। साम्यता पर दो कक्षों का जल विभव लगभग एक समान होना चाहिए। छात्रों, आपने विद्यालय में पहले के चरणों में एक आलू का परासरण मापी, जिसको हम ऑस्मोमीटर भी कहते हैं, बनाया होगा। यदि आलू के कंद को पानी में रखा जाता है तो आलू के कंद की गुहा में रखा शर्करा का सांद्र घोल परासरण के द्वारा पानी को
एकत्र कर लेता है। अब आप स्क्रीन पर दर्शाए गए इस चित्र को देखिए। इसमें दो कक्षों अ एवं ब में रखे गए विलयनों को भरकर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग किया गया है। अब आप इस चित्र का भलीभांति अध्ययन करें और इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। पहला प्रश्न है, किस कक्ष के घोल में एक निम्नतर जल विभव है? दूसरा, किस कक्ष के घोल में निम्नतर विलेय विभव है? तीसरा, परासरण किस दिशा में संपन्न होगा? चौथा प्रश्न है, किस विलयन का उच्च विलेय विभव उच्चतर होगा? पांचवा प्रश्न है, साम्यता के समय किस कक्ष में जल विभव निम्नतर होगा? छठा प्रश्न, यदि एक कक्ष में साई का मान ऋणात्मक 2000 kPa है और दूसरे में ऋणात्मक 1000 kPa है तो किस कक्ष में उच्चतर साई होगा? प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपने इन प्रश्नों पर चिंतन मनन अवश्य किया होगा। आप अपने सहपाठियों व अध्यापक के साथ इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचिए। आइए एक दूसरे प्रयोग की चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र को देखिए। एक कीप में शर्करा विलयन भरकर पानी से भरे बीकर में उल्टा रखा गया है, जिसका मुख अर्ध पारगम्य झिल्ली से बंद है। जल झिल्ली को पार करते हुए विसरण से कीप के घोल का स्तर बढ़ाएगा, जैसा कि तीर के निशान दिखा रहे हैं। ब, कीप में जल के बहाव को रोकने के लिए दाब का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ शर्करा के विलयन को एक कीप में लिया गया है, जो एक बीकर में रखे हुए पानी से वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग है। आप इस प्रकार की झिल्ली का एक अंडे से भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप अंडे के एक सिरे पर छोटा सा छेद करके पीला एवं श्वेत पदार्थ योक एवं एल्ब्यूमिन निकाल लें और फिर अंडे के कवच को कुछ घंटों के लिए तनु नमक के अम्ल में छोड़ दें। अंडे का कवच घुल जाएगा और उसकी झिल्ली साबुत प्राप्त हो जाएगी। पानी कीप की ओर गति करेगा और कीप में घोल का स्तर बढ़ जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि साम्यता की स्थिति नहीं आ जाती। यदि किसी कारणवश शर्करा झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल आए, तब क्या कभी साम्यता की स्थिति आएगी? कीप के ऊपरी भाग पर बाहरी दाब डाला जा सकता है ताकि झिल्लिका के माध्यम से कीप में पानी विसरित न हो। यह दाब पानी को विसरित होने से रोकता है। विलेय सांद्रता अधिक होने पर पानी को विसरित होने से रोकने के लिए अधिक दबाव की भी आवश्यकता होगी। संख्यात्मक आधार पर परासरण दाब परासरण विभव के बराबर होता है, लेकिन इसका संकेत विपरीत होता है। परासरण दबाव में प्रयुक्त दाब सकारात्मक होता है, जबकि परासरण विभव नकारात्मक होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पादप जल संबंध को समझने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पौधों के शारीरिक क्रियाकलाप के लिए जल अत्यंत अनिवार्य है। यह वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसमें अधिकांश पदार्थ घुलनशील होते हैं। कृषि एवं प्राकृतिक पर्यावरण में पौधे की वृद्धि एवं उत्पादकता को सीमित करने वाला सीमाकारी कारक प्रायः जल ही होता है। जल विभव जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है। विलेय विभव या विलेय अंतःशक्ति तथा दाब विभव या दाब अंतःशक्ति जल विभव को सुनिश्चित करने वाले दो मुख्य कारक हैं। जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें अधिक गतिज ऊर्जा तथा जल विभव होगा। शुद्ध जल में सबसे ज़्यादा जल विभव होता है। परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें जल वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के पार जाता है तथा दाब एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है। जल विभव पानी की स्थितिज ऊर्जा है जो जल के अणुओं की गति में सहायता करती है।
यह विलेय अंतःशक्ति तथा दाब अंतःशक्ति द्वारा निर्धारित होती है। कोशिका का यह परासरणीय व्यवहार आसपास के विलयनों पर निर्भर करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में आपके अधिगम को और अधिक समृद्ध करने हेतु आपको गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न अभ्यास के रूप में दिए जा रहे हैं। आप इन्हें नोट करें और इनके उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। पहला प्रश्न, शुद्ध जल का सबसे अधिक जल विभव क्यों होता है? स्पष्ट करें, इसका वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है कि निम्न के बीच अंतर स्पष्ट करें। विसरण एवं परासरण तथा परासारी दाब एवं परासारी विभव। तीसरा प्रश्न है, जल विभव का संक्षिप्त वर्णन करें। कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं? जल विभव, विलेय विभव तथा दाब विभव के आपसी संबंधों की व्याख्या करें। पांचवा प्रश्न, तब क्या होता है जब शुद्ध जल या विलयन पर पर्यावरण के दाब की अपेक्षा अधिक दाब लागू किया जाता है? प्रिय छात्रों, आज के सत्र में आपने पौधों के परिवहन में पादप जल संबंध का विस्तार से अध्ययन किया है। आप उसका स्वयं पाठन करें, मनन करें और स्वाध्याय करते रहें और अपने अधिगम उद्देश्य की पूर्ति में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शीघ्र ही आपसे किसी नए विषय पर आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।